करते हैं। मैंने हमेशा जब बीएएमएस कर रहा था उसके पहले से मैंने सुना था कि जो सांस की शिकायत होती है वो आखिरी सांस के साथ ही जाती है। और साइनोसाइटिस के बारे में भी मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता था, तो लोग हमेशा कहते थे कि भाई साइनोसाइटिस का तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, आयुर्वेद का कितना ही ट्रीटमेंट कराओ, कितना ही आप पंचकर्म करा लो, लेकिन आखिरी में वो नाक का ऑपरेशन होगा तो ही पेशेंट ठीक होगा। तो अभी अभी मैंने सुना कोरोना के बारे में भी, मैं बहुत लोगों से सुन रहा था, तो मैंने सुना कि सबसे पहले नेजल कंजेशन होता है, फिर चेस्ट कंजेशन होता है, फिर पूरे बॉडी के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कंजेशन होता है और पेशेंट बहुत कष्ट के साथ में प्राण त्यागता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काम करें और पूरी मजबूती से लोगों को बताएं कि कैसे इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं अस्थमा से। तो अस्थमा के बारे में अगर हम देखें तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से वात कफज व्याधि है, जो कि वात और कफ दोनों के डोमिनेंस की वजह से होती है। और कफ जो दोष है वो बेसिकली वायु की प्राकृत गति को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से तमक श्वास जैसी कंडीशन में हम जाते हैं। और मैंने ऐसे देखा है कि डायग्नोस करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अस्थमा को डायग्नोस करने के, लेकिन ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई मेरी सांस फूलती है, या फिर मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूलती है। तो बड़ा कठिन होता है कई बार डायग्नोस कर पाना कि ये सामान्य ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है या एक्चुअली अस्थमा की तरफ बीमारी पहुंच गई है। लेकिन एक पर्टिकुलर सिम्टम मैंने लिखा हुआ भी है, थोड़ा और आगे करेंगे। एक पर्टिकुलर सिम्टम मैंने लिखा भी है ऊपर, जिसमें ये बात स्पष्ट है, एक स्लाइड और, कि जब मरीज लेटता है तो लेटने पे अगर उसको सांस फूलती है तो 100% वो पेशेंट अस्थमा का है और उसको हमें अस्थमा के मरीज के तौर पर ठीक करना शुरू करना चाहिए। अभी इसमें हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारी दवाइयां भी हैं और बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स ऑलरेडी पेशेंट को बोल के रखते हैं कि भाई अस्थमा एक बार हो गया है, अब इसके लिए तुम्हें इनहेलर सारी जिंदगी लेना है, इसके लिए पंप तुम्हें सारी जिंदगी लेना है, ब्रोंकोडायलेटर्स करने शुरू हो जाते हैं, साथ में स्टेरॉइड चलने शुरू हो जाते हैं। और एक ऐसी कंडीशन में पेशेंट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी आने लगता है, ऐसा लगता है कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है बॉस, ये अब ठीक होने वाली नहीं है। तो इतने नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप पेशेंट को बोलिए कि तुम 100% ठीक होगे और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। समय सीमा निर्धारित नहीं करना है, लेकिन अस्थमा और साइनोसाइटिस ये दो ऐसे कंडीशन है जिसमें गारंटी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे तो ये कोई असाध्य बीमारियां नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि चरक, आचार्य चरक ने जो चरक संहिता में लिखी हुई चीजें हैं या सुश्रुत संहिता में लिखी हुई चीजें हैं, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए उन्होंने लिखा है कि ये अब असाध्य अवस्था है, इसमें आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कालांतर में जब रस शास्त्र का उदय होना शुरू हुआ, हमारे डॉक्टर सचिन सर भी रस शास्त्र के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, जब रस शास्त्र के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी असाध्य व्याधियां जो पूर्व ग्रंथों में कही गई थी उनका कैसे समाधान निकाला जा सके, ये भस्मों के माध्यम से कैसे डोसेज को भी छोटा किया जा सके और कैसे बहुत आसानी से संप्राप्ति विघटन करके और बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सके, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ। तो अस्थमा के ऊपर हम आगे बढ़े तो तमकेतु विरेचनम, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि जब तमक श्वास जैसी कंडीशन आए, अस्थमा हो, तो आपको विरेचन देना चाहिए। अभी अगर हमारे पास छोटा सा क्लिनिक है और विरेचन की सुविधा नहीं है तो हम नित्य विरेचन से शुरू करें। पेशेंट को विरेचन की सुविधा है तब तो आप बहुत अच्छे से विरेचन करिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप नित्य विरेचन करिए। जैसे कि मैंने EBH एक टैबलेट वहां पर मेंशन की है, एरंड भ्रष्ट हरित की, ये बाजार में भी मिलती है, नहीं तो आप बाल हरड़ बाजार से लेकर आइए। देखिए मेरा निवेदन रहता है सभी वैद्यों से कि कुछ दवाइयां आपको अपने क्लिनिक पे जरूर बनाना चाहिए। मेरे क्लिनिक पे आपके क्लिनिक पे आप अपनी छत पे दवा बनाइए, आप अपने गार्डन में बनाइए। मेरे क्लिनिक में तो छत में जगह नहीं है, मेरे क्लिनिक के सामने सड़क है और मैं सड़क पे दवाइयां बनाना शुरू कर देता हूँ और सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स बना के देखते हैं और बात करते हैं कि यार ये कौन सा वैद्य आ गया शहर में तो सड़क के किनारे दवाइयां बना रहा है। और ऐसी ऐसी बातों से हम मशहूर होने लगते हैं धीरे धीरे
और बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आपके आज से बात करते हैं कि भाई हमारे जमाने में फला वैद्य हुआ करते थे, वो इस तरह की औषधियां बनाते थे, आजकल के बच्चे तो बनाते ही नहीं, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या क्या ठीक कर लेते हो। तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है इससे, और लोगों को पता चलता है कि यार इस वैद्य के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी किसी के पास नहीं है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत से भी आप सामान्य वैद्यों से विशेष वैद्य की तरफ बढ़ते हैं जब आप कुछ ना कुछ औषधियों का निर्माण शुरू करते हैं। तो ये नित्य विरेचन के लिए कम से कम आप बाल हरड़ लेकर आइए 1 किलो अपने क्लिनिक पे, और उसमें कम से कम 100 ग्राम एरंड तेल में, कैस्टर ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई करिए, और फ्राई करके मिक्सर में क्रिस्पी हो जाती है हरड़, फिर आपके मिक्सर में आराम से पाउडर होगी, और ये 1 चम्मच पेशेंट को रोज रात में देना शुरू करिए। ये बहुत सेफ है और हाथों को भी लुब्रिकेट करती है। और हरड़ तो कदाचित तो कहते हैं माता अनावदरस्ता हरि तकी, इतने हरड़ की तारीफ तो किसी के सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब वैद्यों का ग्रुप बैठा हुआ है। और इसके अलावा गौमूत्र, गौमूत्र के बारे में हम सोच रहे हैं अभी बहुत सारी चीजें कि पता नहीं इसको हम अभी भी हम आयुर्वेद के जो वैद्य हैं ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं पंचगव्य चिकित्सा को अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए, लेकिन गौमूत्र को आप बेफिक्र होकर अपनी प्रैक्टिस में लाइए। गौमूत्र अर्क को तमक श्वास के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको चमत्कारी परिणाम उसके मिलेंगे, मुझे मिले हैं। यहाँ पर जो भी मैं औषधियां आपको बताने वाला हूँ, ये मैं 2008 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, 2008 से हम इन सब दवाइयों के सहारे यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत बहुत बेमिसाल पहुंचे हैं। तो वो मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूँ। गौमूत्र अर्क 10 ml अगर प्रज्ञान सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आपने कहा तमकेतु विरेचनम, लेकिन आजकल की प्रैक्टिस में, और मैं भी कई सालों से पंचकर्म की प्रैक्टिस में ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अब तमक श्वास के पेशेंट्स का पहले वमन करा दिया जाता है और उसके बाद में फिर उसका विरेचन किया लाया था। थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें तो थोड़ा सा समझ में आएगा सभी को। जी बिल्कुल। देखिए, जो पंचकर्म में शोधन की प्रक्रिया है वो तो 100% स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन यही क्रम है। ये क्रम आपको फॉलो करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप सीधे बीच में से पंचकर्म की विधा को पिक कर सकते हैं और उसके सहारे उस मरीज को बहुत जल्दी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये नित्य विरेचन यहाँ पर बहुत लाभकारी रहेगा। गौमूत्र का आप प्रयोग ऐसे करें कि कम से कम 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद से मरीज को शुरू करें पिलाना। शास्त्रों में तो तमक श्वास में 10 ml गौमूत्र देने के लिए कहा है, लेकिन जब हम गौमूत्र अर्क बना लेते हैं तो वो 2 बूंद, 5 बूंद ही पर्याप्त है। इसके अलावा बसंत मालती और ये सर्व रोगेशु बसंता, इसके बारे में तो सचिन सर हमारे एक्सपर्ट है, और स्वर्ण बसंत मालती बहुत अच्छा प्रयोग है। स्वर्ण बसंत मालती का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा एक छोटा सा योग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जिसमें स्वर्ण भस्म हमें लेना है 2 रत्ती, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म 4 रत्ती, मृग श्रृंग भस्म 1.5 ग्राम, प्रवाल भस्म 6 ग्राम, इन सबको अच्छे से मिलाना है। और अच्छे से मिला करके एक एक रत्ती सुबह शाम अगर आपको मधु से पेशेंट को चाटने के लिए देना है। देखिए क्या होता है कि आयुर्वेद को हमें इस तरफ लेकर जाना है कि अल्प मात्रम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। अभी हमें बहुत, सचिन भाई भी इसी तरह की प्रैक्टिस को प्रेफर करते हैं कि बहुत सारे काढ़े, गोली, सिरप ये सब नहीं देना है, कम से कम दवा में, और जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक होना चाहिए और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। एक एक रत्ती की मात्रा, मतलब आप मान के चलिए कि मुच्युटी प्रमाण जिसे हम कहते हैं कि अंगूठे और उंगली में 125 मिलीग्राम की औषधि आ जाए, और इसको अगर आप देते हैं मरीज को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा अस्थमा में। मुझे लगता है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन में पेशेंट बोलता है कि अरे मजा ही आ गया मुझे, तो अब मुझे इनहेलर भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी कॉस्टली मेडिसिन है। जब तक हम कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं चमकती, क्योंकि हम सीधे बहुत रॉयल फिजिशियन नहीं बन सकते। हम एक सामान्य प्रैक्टिशनर से फिर धीरे धीरे रॉयल प्रैक्टिशनर की तरफ जाएं, तो मरीज को हमें देख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो बहुत रिच है और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप स्वर्ण भस्म जैसी प्रिपरेशन दीजिए। और नहीं तो मैंने अगला एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मुलेशन आपको दिया है जो मेरी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब क्या है? खाने वाला सोडा, जो हम घर में आजकल लॉकडाउन में जो इडली डोसे बना के सब वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें जो सोडा पड़ रहा है
वही खाने वाला सोडा आपको लेना है 16 रत्ती, और 125 mg एक रत्ती, इस प्रमाण में 16 रत्ती आप लीजिए। और संख्या, अभी संख्या जो है ये एक विष है, जी धातुओं में एक विष है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको मैजिक करना है ना प्रैक्टिस से, जैसे एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो सारे के सारे विष प्रयोग ही कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वो सारे के सारे टॉक्सिक इफेक्ट है उनके अंदर। तो इस तरह से आयुर्वेद में भी बहुत सारी विष चिकित्सा है, जिसको हम शुद्ध करके और प्रॉपर संस्कारित करके अगर बनाएंगे तो बहुत मजेदार दवा बनने वाली है। तो ये खाने वाला सोडा 16 रत्ती, और संख्या, सफेद संख्या बहुत सस्ता मिलेगा बाजार में, 2 रत्ती आपको चाहिए सिर्फ। ये आपको लेकर आना है और इनको मर्दन करना है आपको अच्छे से। इस तरह का छोटा खरल आप अपने घर पे रख सकते हैं, अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, और 16 रत्ती और 2 रत्ती संख्या ये डाल के अच्छे से मर्दन करिए। और इसकी भी सिर्फ एक एक रत्ती की मात्रा, सिर्फ 125 mg की मात्रा आपको शीतल जल से 9 दिन देनी है। 9 दिन कैसे देंगे? ये 16 और 2 18 रत्ती होगा, और इसकी हम 12 डोज, इसकी हम 18 डोज बनाएंगे। तो ये 9 दिन तक चलेंगी, सुबह शाम सुबह शाम। इससे भी बड़ा चमत्कार आपको मिलेगा 9 दिन में ही पेशेंट को देखने के लिए। जो पेशेंट आपके साथ चैलेंज करके आए ना कि अस्थमा मेरा ठीक ही नहीं हो सकता, उनको तो बॉस आप यही दवा बना के दीजिए, और उनको बोलिए 9 दिन में अगर आपका मैंने इनहेलर नहीं छुड़ाया ना, तो मेरा नाम फला वैद्य नहीं, ऐसे बोल दीजिए। और कई बार ऐसे हो सकता है कि 9 दिन में उन्हें बहुत ज्यादा आराम ना हो, तो फिर संख्या चूंकि हमारे बॉडी में थोड़ा सा डिपॉजिट भी हो सकता है, तो वो पूरा क्लीन कर ले बॉडी, इसके लिए कम से कम 15 दिन का गैप जरूर दीजिए, और उसके बाद फिर से आप 9 दिन के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। तो एक बहुत सस्ता, बहुत सुंदर और बड़ा टिकाऊ और आपकी प्रैक्टिस को चमकाने वाला प्रयोग है, इसको भी आप जरूर करिए। और इसके साथ में पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई विष चिकित्सा करते हैं या किसी भी विष का, विषैली धातु का प्रयोग करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो डेफिनेटली हमें पत्ते का ध्यान बहुत रखना है। तो इसमें घी में थोड़ा सा दलिया फ्राई करके और दूध और दलिया पेशेंट को खाने के लिए दीजिए। थोड़ा नमक है, खट्टी चीजें हैं, क्रिस्पी चीजें हैं, ये थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको। प्रज्ञान सर, मैं वही देख रहा था कि संख्या का एंटीडोट घृत और दूध है, और वही दलिया आपने बना दी घी में, वो समझ में आ गया मुझे। क्योंकि हम रस शास्त्र वाले पहले एंटीडोट की चिंता करते हैं कि अगर संख्या दे रहे हैं तो पहले एंटीडोट भी सेफली हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल सचिन भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें चूंकि संख्या की मात्रा सिर्फ 2 रत्ती है और इसमें हम सोडा 16 रत्ती ले रहे हैं, तो अगर आप इसमें संख्या अशुद्ध भी लेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मेरे प्रैक्टिस में आने वाला प्रयोग है। लेकिन फिर भी रस वैद्यों का माना, आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से चलना जरूरी है, क्योंकि हम थोड़े से खुराफाती वैद्य भी हैं। जो शास्त्र में लिखा है उससे थोड़ा सा लाइन क्रॉस करके भी हम लोग चले जाते हैं कई बार, लेकिन अगर लाइन क्रॉस ना करें तो और अच्छा है। संख्या को शुद्ध करने के लिए ऐसे तो डोला यंत्र में एक मटका लेके उसके ऊपर संख्या एक कपड़े में बांध के लकड़ी से लटका के दूध भर के कम से कम 3 घंटे आपको डोला यंत्र में रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको ये झंझट लगता है तो मैं आपको और सरल प्रयोग बताता हूँ कि आप पतंजलि या किसी भी कंपनी की गोमूत्र अर्क की बॉटल्स लेकर आइए, और ये 2 रत्ती संख्या का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बेर या चने के बराबर, और उसको एक कटोरी में रखिए, गोमूत्र उसमें डाल के उसको डुबो दीजिए, और जैसे सूख जाए तो फिर डुबोइए, फिर सूख जाए फिर डुबोइए। ऐसा 15 दिन तक अगर आप संख्या को डुबो के रखते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, तो 15 सेकंड देने हैं रोज कि गोमूत्र सूख गया क्या तो दोबारा डाल दें। ऐसा 15 दिन अगर आप करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे पानी में धो के पाउडर कर लीजिए। ये संख्या की इतनी बढ़िया शुद्धि है, और आपको लाइफ में जो भी बीमारी कठिन दिखती है बॉस, चाहे वो अस्थमा हो, पैरालिसिस हो, इनफर्टिलिटी हो, इम्पोर्टेंसी हो, नर्वाइन वीकनेस हो, जो भी बीमारी आपको कठिन दिखे, ये संख्या का आप प्रयोग आपके किसी भी फॉर्मुलेशन में अल्प मात्रा में कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे चीजों में हमें खेल करना जरूरी है। अगर हम सीधे रास्ते पे आयुर्वेद के चलते रहेंगे ना, तो हमारा काम होने वाला नहीं है बॉस, बहुत साल लगेंगे। थोड़ा सा लाइन तोड़ के निकलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च के लिए हमें रोने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने लेवल पे जितना हो सके, जैसे सचिन भाई ने स्टैंडर्डाइज किया डायबिटीज के ट्रीटमेंट को, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से किया ना। उनके पिताजी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ना कोई खानदान में आयुर्वेद का है। उस व्यक्ति ने अकेले वैद्यों के पास जाके सीखा है, मेहनत की है, हजारों पेशेंट पे प्रयोग किए और स्टैंडर्डाइज किया। इस तरह से हम सबको काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अस्थमा पे हम और आगे बढ़ते हैं। ये श्वास कल्प एक बहुत और सस्ता प्रयोग है। और सस्ता और
प्रयोग पे जाएंगे। मैं वही देख रहा था कि संख्या और सोडा बाई कार्ब अगर हम ले लें प्रज्ञान सर, तो जी जी। ये तो 50 रुपए की मेडिसिन बनी है साहब, बिल्कुल। सीधी सी बात है। और अगर जी हम 50 रुपए में किसी को, अगर आप अस्थमा के पेशेंट को 50 रुपए में अगर आप 10% भी आराम देते हो ना साहब, तो बहुत मैं बड़ी बात। समझता हूँ कि आप उसको अमृत दे रहे हो, लिटरली। निश्चित निश्चित। आप निश्चित। नेक्स्ट लीजिए जी। आगे। आयुर्वेद की दवा वैद्य को हमेशा 1 रुपए की पड़ना चाहिए, और पेशेंट को आप देखिए, गरीब पेशेंट है तो 1 रुपए की दे दीजिए, और अमीर पेशेंट है तो आप 1,000 की दीजिए, 10,000 की दीजिए, 1 लाख की दीजिए। आपकी दवा काम करना चाहिए। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस सही। आपको आएगा जब आप प्रयोग करेंगे, और प्रयोग वो करें। कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप दवाइयां खुद बनाएंगे। तो बहुत बिल्कुल छोटी सही। छोटी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हुए ये दवाइयां मैं अपने लिए भी खुद बनाता हूँ। ठीक है, बहुत तो ये सुंदर। काम हम कर सकते हैं। तो हम अगले फॉर्मुलेशन पे चलते हैं, श्वास कल्प। इसमें क्या है, शुभ्रा, शुभ्रा मतलब है फिटकरी। फिटकरी हमें लेकर आना है 20 ग्राम। 20 ग्राम फिटकरी की मार्केट रेट मुश्किल से 10 रुपए होगी सचिन भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और हम सबके घरों के आसपास जितने भी नाले हैं, जितनी भी नालियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, पोखरे हैं, झील है, या जहां पर गोबर पड़ा रहता है, कचरा फेंकते हैं लोग, सभी जगह आपको सफेद धतूरे के पेड़ लगे हुए जरूर मिलते हैं। बिल्कुल जैसे सफेद फूल का धतूरा हमारे पूरे मध्य प्रदेश में तो बड़ा कॉमन ये एक पौधा है, जिसको सभी जगह लोग काट काट के फेंकते हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, लेकिन वो बिल्कुल। हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो ऐसे आप 20 ग्राम फिटकरी लेकर आइए, और उसको थोड़ा पाउडर करके और कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डाल के जैसे ही आप कढ़ाई ऑन करेंगे, थोड़ी देर में वो फिटकरी मेल्ट होके और फूलने लगेगी, और पॉपकॉर्न जैसी हो जाएगी। जब ये फिटकरी पॉपकॉर्न जैसी होने लगे, तो आप धतूरे के पत्ते का रस 200 ml, 200 ml मतलब मुश्किल से आधा ग्लास आपको रस निकालना पड़ेगा, या 1 ग्लास मैक्सिमम। और उस कढ़ाई में ही, गरम गरम कढ़ाई में ही जिसमें गैस जल रही है, आप ये धतूरे का पत्ते का रस थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, और उसको चलाते रहिए कढ़ाई को। चलाते ठीक है। चलाते थोड़ी देर के बाद में पूरा रस जो है वो फिटकरी पी लेगी, खत्म हो जाएगा सारा रस। हम्म। वो पूरा खत्म होने के बाद भी 1 घंटे तक आप फिटकरी को लगातार चलाते रहिए, और चलाने अच्छा। के बाद बस ये आपकी दवा तैयार है। मतलब 20 ग्राम फिटकरी इतना सा टुकड़ा है, उसमें आपकी दवा इतनी सारी बनेगी, एक पूरा 1 किलो का डब्बा भर के दवा बनती है ये। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और अद्भुत इस योग। दवा की मात्रा सिर्फ 1 से 4 रहती है, बस इतनी क्या बात है। छोटी मात्रा। आप एक 125 mg का कैप्सूल खाली लेकर आइए बाजार से, हाँ। मुझे लगता है 60 रुपए के 500 कैप्सूल मिलते हैं, और जी। उसमें आप आराम से भरिए इसको, और ये आपका 1 पैसे कॉस्टिंग आएगी इसकी दवा सहित। 1 या 2 क्या बात है। पैसे की कॉस्टिंग का कैप्सूल है, बिल्कुल। तो आप 10 रुपए का दीजिए, 50 रुपए का दीजिए। पेशेंट 100% धीरे धीरे ठीक होगा। 2 से 3 महीने तक इसका प्रयोग आपको करना है, आपको मजा आ जाएगा इसमें। और बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर योग। इसमें अनुपान के तौर पे अगर आपको लगता है कि कफ कम आ रहा है, हम्म, तो आप कंटकारी अवलेह का अनुपान दे सकते हैं। और लगता है कफ ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको मधु से दे सकते हैं, वासावले से दे सकते हैं, च्यवनप्राश से दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट स्लाइड, जब जी। है ना हमारे पास एक्यूट अटैक वाला पेशेंट आता है, हम आयुर्वेद वाले क्या सोचते हैं कि यार इसको तो रेफर करो, ये तो एकदम सांस फूलते हुए आ रहा है, जोर जोर से सांस ले रहा है, पता नहीं कहीं मर ना जाए, तो इसको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमें मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बिल्कुल। अनडाउटेडली। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, और अगर वो आप उसको पहले से जानते हैं, ऐसे कोई पेशेंट को अगर एक्यूट अटैक आता है ब्रेथलेसनेस का, तो नाग दमनी, नाग दोन हमारे घरों के बाहर बाउंड्री में फेंसिंग में लगा हुआ एक सामान्य पौधा है। आप गूगल करेंगे तो नाग दमनी आपको मिल जाएगा। एक सामान्य सा पौधा है, इसकी जड़ आपको सिर्फ 2 ग्राम लेनी है, और इसको आपने सुखा के रख लीजिए नागदमनी की जड़ों को, और मिक्सर में पाउडर करके, और 2 ग्राम की मात्रा अगर आप शहद से देते हैं उसको, और ये शहद से चटाने के बाद इमीडिएटली ये नागदमनी की जड़ में थोड़ा गुड़ के साथ इसको एक वर्ती सी बना लीजिए, और वर्ती सी बना के एक थोड़ा सा कंडा गर्म करिए, या फिर कोई लकड़ी आपके पास हो या कोयला हो, कोई भी चीज आपको गर्म करनी है, या फिर सिर्फ तवे के ऊपर आप गर्म तवे पे वो वर्ती को रख दीजिए ऐसे कैसे ही, तो उसमें से बहुत सारा धुआं उठने लगेगा। और जैसे ही वो धुआं उठने लगे, तो आप एक पेपर से इस तरह का कोन बनाइए, और कोन बना के और उससे पेशेंट को धूमपान करने के लिए बोलिए। धूमपान कैसे करना चाहिए, प्रायोगिक धूमपान कराना है। प्रायोगिक धूमपान मतलब जो धूमपान बहुत ही कैसे भी अगर आप धूमपान करते हैं तो उसको प्रायोगिक ही कहते हैं, सबसे नॉर्मल सिंपल, धूमपान, सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके। आप जी। उसको बोलिए नाक से लो,
मुंह से छोड़ो, फिर नाक से लो, मुंह से छोड़ो। ऐसे मरीज जिनको गले के नीचे सांस लेने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, उनको नाक से सांस धुआं लेने की जरूरत नहीं है, उनको मुंह से लेना है, मुंह से ही छोड़ना है। और जिनको रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, उनको नाक से लेके मुंह से छोड़ना चाहिए। ये एकदम सिंपल बात है, करेक्ट ने बोला है, क्लियर है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए आपको मुंह से ही लेना है, इस धुएं को मुंह से ही छोड़ना है। और जैसे ही एक बार वो धुआं अंदर जाएगा और पेशेंट ऐसे खांसी के साथ उसको बाहर निकालेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पेशेंट को सांस लेने में एकदम आराम होगा। सडन ब्रोंकियल डायलेटेशन करके देती है नाक धमनी की जड़। क्या बात है, लेकिन बहुत सुंदर। पहले उसको चटाइए और उसके बाद उसका धूमपान कराइए। इसी तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। कनकादि वटी, कनकादि वटी भी हम बनाते हैं इमरजेंसी वाली कंडीशन में। आपको क्या करना है, सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर जाना है सोमवार के दिन, और वहां पर धतूरे के फल चढ़ाते हैं सभी लोग। तो धतूरे के फल है ना, वो शिव जी को चढ़ाना है, सब लोग चढ़ा रहे हैं, अपने को लेकर आना है वहां से। बहुत सुंदर। शिव जी के घर में ही चोरी कर लो अपन, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव जी हमारे पिता है, हम वैद्यनाथ का अवतार है, तो हम सब वैद्यों के पिता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार है, वो अधिकार है, बिल्कुल। तो ऐसे 5-6 आप धतूरे के फल लेकर आ जाइए, और आके उनको काट के और उनके बीज निकाल के थोड़ा धूप में रख दीजिए 2 दिन, तो पूरे बीज सूख जाएंगे। 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच लौंग, इन तीनों को अच्छे से मिला के और 1 चम्मच गुड़ के साथ इनको अच्छे से मसलिए, और मसल के वही वर्पीसी बनाइए, तवे के ऊपर रखिए, धुआं निकलेगा, इसका धूमपान करिए। इसका धूमपान आप मुंह से करेंगे ना, तो ऊपर जो मैंने नाग धमनी बताया उससे भी 10 टाइम्स जल्दी आपकी सांस में इसमें फायदा होगा। और ये भी लगभग फ्री की दवा, 10 रुपए की दवा में पेशेंट को आप इमरजेंसी मैनेज कर सकते हैं। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन, अब तो मजा आ जाने वाला है। बहुत और कम कॉस्टिंग करें तो अब अपन फ्री की दवा के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्री की दवा जो है, ये अर्क का दूध है। अर्क का दूध ऐसे तो पॉइजन है, लेकिन पॉइजन किसके लिए है? हमारी आंखों के लिए पॉइजन है, लेकिन हमारे लंग्स के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अमृत है बॉस। और मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा, अगर मुझे यहाँ जहां मैं आज पहुंचा हूँ 10-12 साल में आयुर्वेद की प्रैक्टिस से, वो सारी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो अर्क के पेड़ का, जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा हम कहते हैं, अर्क का पेड़। ये पेड़ से मुझे फ्री की दवा मिली हमेशा। बहुत सारी बीमारियों पे मैं इसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं आपको अस्थमा के लिए इसका एक रामबाण प्रयोग आज बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक बॉटल्स हमारे पास होती है, ऐसा एक बॉटल का ढक्कन लेना है, और ढक्कन लेके आखड़े के पेड़ के पास जाना है। कभी भी पेड़ से कोई चीज कलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसको प्रणाम करना है, और उनसे कहना है कि मैं फला फला समस्या के लिए आपके पास आया हूँ, और मैं आपके इस पार्ट को लेके जाना चाहता हूँ, और इस तरह का मरीज है, उसको आप प्लीज ठीक करिए। ऐसे प्रार्थना करके, और पेड़ को आपसे क्या चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। आप थोड़ा 1 बॉटल पानी उनको चढ़ा दीजिए, और एक पत्ता ऐसे तोड़िए। जैसे आप तोड़ेंगे पत्ता तो उसमें से दूध गिरेगा, आप ढक्कन में 2-3 बूंद आप कलेक्ट कर लीजिए और घर ले आइए। और घर लाके पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें गाय का दूध लेकर आना है रोज क्लिनिक पे, और मैं उसमें एक दवा मिला के दूंगा, और 100 रुपए इसका पर डे का चार्ज रहेगा कम से कम। ऐसे करके पेशेंट से देशी गाय का दूध मंगाना है, क्योंकि हमें देशी गाय को भी बचाना है, क्योंकि उससे गोमूत्र गोबर सबसे हमारी बहुत सारी औषधियां बनने वाली हैं। तो देशी गाय का दूध ढूंढेगा, लेकर आएगा। और एक इसका वर्धमान प्रयोग करना है हमें। वर्धमान, जैसे वर्धमान पिपली प्रयोग हम सब लोग जानते हैं कि 3 पिपली से शुरू करते हैं और 30 तक जाते हैं। इस तरह से अर्क दूध का वर्धमान प्रयोग कैसा, 1 बूंद से शुरू करना है। 1 कप, 2 चम्मच दूध में 1 कप दूध डालना है श्वेत अर्क का, और पीना है। अगले दिन 2 बूंद, फिर 3 बूंद, 4 बूंद, ऐसे 10 बूंद तक लेकर जाइए, और 10 बूंद के बाद वापस घटाते हुए 1 बूंद तक लेकर आइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वर्धमान क्रम में अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो पेशेंट को ना चक्कर आएंगे, ना घबराहट होगी, ना बेचैनी होगी। और दूसरे तीसरे दिन पेशेंट बोलेगा कि बड़ा ट्रेमेंडस रिलीफ मुझे मिल रहा है, पता नहीं वैद्य कौन सी दवा मिला के दे रहे हैं, और आपकी दवा की कीमत 0 रुपीज चल रही है आज। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे यही बात, प्रज्ञान भाई इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि अर्क दुग्ध को विष कहा गया है, ये भी उपविष में अर्क को प्रयोग किया गया है जी, और आप उसको डायरेक्टली दूध में मिला करके प्रयोग कर रहे हैं, ये अद्भुत योग है। तो मैं थोड़ा सा आप इस पर अगर प्रकाश डालें कि गोदुग्ध के साथ में इसका यूज
फिर मैं समझ चुका हूँ कि फिर आपने एंटीडोट के साथ में इसका प्रयोग करा लिया। अब थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें कि किस तरीके से जी ये वर्क कर रहा है। जी, गोदूध में जैसे ही आप अर्क का दूध डालेंगे, क्योंकि ये विष है, वो जी इमीडिएटली दूध जो है वो फट जाएगा। इसीलिए बिल्कुल। पेशेंट के मुंह के पास ले जाकर आपको इमीडिएटली दूध डालना है और पीना है, पिलाना ठीक है है। पेशेंट को, ठीक क्योंकि है। वो पेट के अंदर जाके फटना चाहिए, बाहर नहीं अच्छा। फटना चाहिए। ठीक है। बाहर फट गया तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को अच्छा नहीं लगता फटा हुआ दूध पीने में। हाँ इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तुरंत पिलाओ, ताकि वो अंदर जाके फटे और आपका राज भी पेट के अंदर ही रहे, और उसकी बीमारी भी पेट के अंदर उतर के बाहर निकल जाए अगले दिन। क्योंकि जो बहुत अर्क सुंदर। का दूध है वो मृदु रेचक भी है। मृदुक और रेचक का कार्य करता है, और बिल्कुल। अगर और तो वो नित्य रेचन भी होगा। और अगर ज्यादा मात्रा चली गई तो पेशेंट मरेगा क्या? नहीं मरेगा, उसको वमन हो जाएगा। और वमन हो गया तो भी अपने लिए अच्छा ही है, पूरे लंग्स का जितने ब्लॉकेज है, कंजेशन है, वो सब रिलीज हो जाएगा उसका। तो बहुत सुंदर, दोनों बहुत सुंदर। दोनों ही स्थिति में जो स्थिति है वो अपने कंट्रोल में है बॉस। और बिल्कुल। कभी भी आंकड़े के किसी भी प्रिपरेशन से, कैलोट्रॉपिस के किसी भी प्रिपरेशन से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है, तो आप 1 कप दूध में 2 चम्मच घी, 2 चम्मच शक्कर डाल के पिलाइए। मोशन भी बंद, वॉमिटिंग भी बंद, घबराहट बंद, पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा ये मल्ल का जो हमने पहले बात की थी, संख्या संख्या का एक और छोटा सा प्रयोग है, बड़ा ये भी बड़ा अच्छा प्रयोग है। इसको हमें क्या करना है, संख्या लेना है 1 ग्राम, वंशलोचन लेना है 10 ग्राम, और हम्म, मिश्री लेना है 10 ग्राम। हम्म, आजकल वंशलोचन जो बाजार में मिलता है वो फैक्ट्री में बना हुआ मिलता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला तो वही है, क्यों बिल्कुल सही। सचिन भाई? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये 1 ग्राम मल्ल, 10 ग्राम अंशलोचन, 10 ग्राम को मिला के हमें 24 घंटे मर्दन करना है। अभी आयुर्वेद के वैद्य हम इतने आलसी होते जा रहे हैं कि अगर कोई बोलता है 24 घंटे मर्दन करना है, तो हमारा दिमाग हो जाता है खराब। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये दवा हटाओ, बस ये नहीं देखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, 24 घंटे मर्दन करना मतलब कोई 24 घंटे आपको खाना पीना छोड़ के और सब नहाना धोना छोड़ के मर्दन नहीं करना होता। इस तरह का एक छोटा सा खरल आप अपने क्लिनिक पे रखिए, अपनी कार में भी उसको आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं, अपने घर भी ला सकते हैं। और जब आप फ्री बैठे होते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप क्लिनिक पे या घर पे फ्री बैठ के टीवी देख रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको मर्दन करते रहिए। और आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, 1 हफ्ते में भी अगर वो 24 घंटे का मर्दन पूरा होता है तो आपका काम हो गया। और इस तरह से आपकी दवा तैयार है। और मात्रा देखिए 1 से 2 रत्ती देना है, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम में। और मधु, मलाई, मिश्री किसी भी चीज में मिला के आप दे सकते हैं, शुद्ध ले प्रज्ञान, तो बहुत अच्छा है। हमारे रस शास्त्र में कहा ही है, मर्दनम गुण वर्धनम च। जितना एब्सोल्युटली। मर्दन करेंगे उतना गुणों का वर्धन होगा। बिल्कुल भी बिल्कुल मैं सचिन आपके सारे प्रिपरेशंस में देख रहा हूँ कि आप में मर्दन आपने अच्छे से किया है, और उसी के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बिल्कुल स्टेज लेते हैं। सचिन भाई। जी। हाँ, इसमें अगर मेरे पास में एक बार एक पेशेंट आया सचिन भाई, उसने जी। उसको क्या हुआ कि एक्यूट ब्रेथलेसनेस थी, और मुझे लगा कि उसको माइनर अटैक आया है। और हम्म। उनकी धर्मपत्नी उनको लेकर आई, और वो दोनों ही 60 साल के ऊपर उम्र के थे, और अपने हाँ। पारिवारिक संबंध थे। और मेरे जी। क्लिनिक पे लाके उन्होंने बिठा दिया। और वो हम्म। पेशेंट 6.5 फीट के और कम से कम 120 किलो के पेशेंट। हम्म। और एक्यूट ब्रेथलेसनेस, हैवी ब्रेथ, चेस्ट कंजेशन हो रहा है उनको, नेजल कंजेशन हो रहा है, और पूरे शरीर पसीने से तरबतर। तो मुझे लगा इनको माइनर अटैक आया है, या फिर अस्थमा का अटैक भी साथ में हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में मैं वो पेशेंट को रेफर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेफर करना मतलब मुझे ही उनको उठा के कहीं लेकर जाना है, और मैं जी। इतना ताकतवर था नहीं कि मैं 120 किलो के आदमी को उठा के ले जाऊं। तो मैंने कहा जी। बॉस अभी अपने को खुद कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरे पास में ये नाक दमनी ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि अगर आप एरंड तेल में नमक मिला के, और अगर आप चेस्ट पे मालिश करते हैं, तो कितना भी कफ ने आवरण कर दिया हो वायु का, कितना जी। भी कफ ने मार्ग अवरोध कर दिया हो, कितना भी कंजेशन आ गया हो, क्योंकि एरंड तैलम वात हरा नाम श्रेष्ठम ऐसे जी। सब है। और लवण भी जो है वो विलय करता है दोस्तों का। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया कि सबसे पहले ब्लैक सॉल्ट भी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि एक बहुत पुराने वैद्य जी के पास में गया था एक बार। उनके पास रात में 2 बजे एक मरीज आया, और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की सांस उखड़ गई है, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है मर जाएंगे थोड़ी देर में। और वैद्य जी को आ रही थी बहुत तेज नींद। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि प्रज्ञान तुम आधा चम्मच काला नमक उसको दे दो पुड़िया में बांध के। मैं उनके पास सीखने गया था, तो मैंने काला नमक उनको बांध के दे दिया। वैद्य जी ने बालकनी से बोला कि भाई अपने पिताजी के मुंह में डाल देना, और कह देना इसको गुटकना नहीं है, खाली मुंह में भर के रखना है। तो वो चला गया।
और बोलना पिताजी से कि सुबह 6 बजे आके मुझे दिखाए। तो मैंने फिर सुबह पूछा वैद्य जी से कि आपने गुटकने के लिए मना किया ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नमक जो है ये कोई अपने गुटकने से अंदर जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप अंदर जाता ही है, भले आप बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि गुटकने से मना करने से क्या सेंस निकलेगा उसका। गुटकने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर वो निकलेगा नहीं अपने आप, तो क्या है इनवॉलेंटरीली बहुत कम मात्रा में वो काला नमक धीरे धीरे नीचे उतरेगा और नीचे जी उतर के सारे दोषों का विलय करेगा। तो मरीज, मुझे लगा वो सुबह तक सच में मर जाएगा, काले नमक से कौन ठीक होता है यार। जी लेकिन सुबह 6 बजे देखा तो वो पेशेंट बाहर खड़ा है और वैद्य जी को बोल रहा है कि आपने जो रात में पुड़िया दी थी उससे तो चमत्कार हो गया, मेरे को 4-6 घंटे बड़े अच्छे निकल गए, अब वैद्य जी मेरा आप आगे इलाज करो। तो बहुत मैंने, सुंदर। मेरे पास जो मरीज आया उसको मैं सबसे पहले काला नमक चटाया 4 चम्मच, मैंने वही कहा कि इसको गुटकना मत, और एरंड तेल 1 चम्मच लेके और उसमें 4 चम्मच सेंधा लवण डाल के गैस पे मैंने गरम किया, और गरम गरम ऊपर से नीचे की तरफ मैंने चेस्ट में, शोल्डर्स पे, गले में और बैक पे ऊपर से नीचे कस के, थोड़ा सा कस के मालिश करना शुरू किया। और धीरे 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 वो पेशेंट इतने नॉर्मल हो गए कि उनको पूरे स्वेटिंग आनी बंद हो गई, ब्रीदिंग इजी आ गई, और मुझे नहीं पता कि उनको कार्डियक अरेस्ट था या अस्थमा का अटैक था। लेकिन जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपके साथ में आए, बाद में मैंने इसको पढ़ा भी और कई वैद्यों से मैंने सुना भी कि अगर एक्यूट कार्डियक अरेस्ट भी आपको किसी पेशेंट को आ रहा हो और आप एरंड तेल और सेंधो मिला के ऊपर से नीचे, अगर आप, क्योंकि प्रतिलोम गति हो जाती है वायु की, जी इस वजह से बिल्कुल सर। कंजेशन होते हैं और इसी वजह से अस्थमा का अटैक भी आता है। तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे मालिश करना शुरू करते हैं तो दोषों का विलय होता है और वायु की गति सामान्य होती है, और आप बहुत आसानी से एक बहुत मुश्किल इमरजेंसी कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं। और ये भी बॉस लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आपने मैनेज किया, एंड यू कैन टेक एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर। डेफिनेटली डेफिनेटली। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मेरे को एक बहुत अच्छे वैद्य मिले, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको अस्थमा ठीक करना है तो आप त्रिकटु में सिर्फ दालचीनी मिला दीजिए। तो मुझे लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े श्वास विकार रस ये वो सब देखे तो कुछ हो नहीं रहा और त्रिकटु में दालचीनी मिलाने से क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि त्रिकटु और दालचीनी, ये 4 चीजें हो गई, चारों को बराबर मात्रा में आप मिलाइए और आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम पेशेंट को देना शुरू करिए। और चूंकि अस्थमा जैसे कंडीशन में श्वास में मुहुर्मुहु देने के लिए भी कहा है, तो आप बिल्कुल सही सर। मुहुर्मुहु, ये त्रिकटु और दालचीनी का कॉम्बिनेशन आप दिन में 10 बार भी देंगे तो भी उनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट की भूख बढ़ेगी और उसको अच्छा ही लगने वाला है। तो ये त्रिकटु और दालचीनी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको 1 टीस्पून बीडी की मात्रा में अगर आप 21 दिन तक देते हैं तो ये भी अस्थमा को इतने अच्छे से ठीक करना शुरू कर देता है। नए पेशेंट को आप जरूर दीजिए त्रिकटु और दालचीनी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत बढ़िया। अश्वगंधा का क्षार, मैं आपको बताऊं, अश्वगंधा के पेड़ हमारे आसपास लगे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसको हम उखाड़ के जड़ ले जाएंगे तो पेड़ का क्या होगा। इतने सारे बड़े बड़े पूरे फैले हुए झाड़ी जैसे हो जाते हैं अश्वगंधा के पेड़। तो आप सुबह सुबह रोज कटर लेके जाइए और ऊपर की सारी झाड़ियां काट के लाइए और लाके आप धूप में छत में पटक दीजिए। जब सूख जाए तो उसमें सब में कपूर डाल के आग लगा दीजिए और आग लगा के पानी में घोल दीजिए, और पानी में घोल के छान के, और जो ऊपर का पानी है उसको कढ़ाई में जलाइए तो आपको आखिरी में नमक की लेयर मिलेगी, वो अश्वगंधा क्षार है। उसको मधु और घृत में मिला के अगर आप देते हैं, मधु और घृत तो पॉइजन है, इसीलिए अगर मधु और घृत दोनों मिलाने का निर्देश है तो ये कल्प बनता है। कल्प मतलब इसमें मधु की मात्रा होती है 4 गुना और घृत की मात्रा होती है 1 गुना, और इनको अच्छे से मिलाकर, और फिर ये नॉन स्टिकी भी हो जाता है, सेल्फ प्रिजर्व भी हो जाता है, और ये कायाकल्प करती है कल्प वाली जो प्रिपरेशन होती है। तो अश्वगंधा क्षार का भी आप बड़ा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी दवाइयों में से कोई भी एक दवा भी चलेगी, उतनी अच्छी दवाइयां हैं ये सारी, ये सारी हम बिल्कुल अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं। जब जो मिल जाए तब वो उठा के दे देते हैं पेशेंट को। बिल्कुल सही। इसी तरह से सोमलता भी बाजार में रॉ मटेरियल के तौर पे मिलती है, इसका भी आप शरबत बना के, काढ़ा बना के दे सकते हैं। सोमासो है, श्वास कुठार रसम देते ही हैं। अच्छा, नस्ते में आचार्य चरक ने भी लिखा है कि इमरजेंसी कंडीशन में श्वास हो, हिक्का हो, ऐसे कंडीशन में आप लहसुन लहसुन पलांडू, प्याज और गाजर, इनके मूल के स्वरस का अगर आप नस्ते करते हैं तो भी इमीडिएटली, मतलब लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पेशेंट को एकदम आराम मिलता है। तो ये भी एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है शायद इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से पेशेंट का माइंड भी डाइवर्ट होता है और उसको श्वास में भी आराम होता है डेफिनेटली। और इसके अलावा कायफल, कायफल का एक बड़ा अच्छा प्रयोग मुझे पुराने ग्रंथों में मिला और इसको मैं प्रयोग करता हूँ
कि कायफल भी एक बहुत सस्ती दवा है, 70-80 रुपए किलो मिलती है, इतनी सारी जड़ें आ जाती हैं, ये छाल आती है कायफल की। इसको आपको 1/12 तक इसका कषाय बनाने का निर्देश है, ये बड़ा अद्भुत है। अष्टमांश नहीं है, षोडमांश नहीं है, चतुर्थांश नहीं है, द्वादशांश इसका कषाय आपको बनाना है। तो 250 ml में आप 100 ग्राम मधु मिला के और इसको रख दीजिए, ये खराब नहीं होता कायफल, ये सेल्फ प्रिजर्व्ड हो गया। और इसको कम से कम बच्चों को 4 बूंद और बड़ों को 20 बूंद अगर आप हल्के गुनगुने पानी से देते हैं तो ये भी इमरजेंसी भी मैनेज करता है और धीरे धीरे अस्थमा को भी ठीक करता है। और गले के जितने विकार है, चाहे वो गलौग हो, चाहे वो थायराइड की कंडीशन हो, उनमें भी बड़ा चमत्कारी काम करता है कायफल, इसको आप उपयोग करें। और इसके अलावा कफ और वात शामक चिकित्सा आपको करना चाहिए। पुराना गुड़, अगर आपको 1-2 साल पुराना गुड़ मिलता है सरसों के तेल में मिला के, अगर आप संभाग 21 दिन देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा काम। मयूर, पिच्छ भस्म और पिपली मधु, ये सब तो हमारे क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, विभितकी, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। विभितकी का चूर्ण सिर्फ 10 ग्राम और मधु 6 ग्राम, इसको अच्छा मिक्स करके पेशेंट को सुबह सुबह 21 दिन तक दीजिए खाने के लिए, और फिर आप देखिए मजा, कितना अच्छा अस्थमा का इतना सस्ता और सुंदर ट्रीटमेंट हमें मिला है। अच्छा, अब हम प्रतिष्ठाय की तरफ चलेंगे सचिन भाई। जी, मैं अभी शिफ्ट करता हूँ। प्रतिष्ठाय में मुझे लगता है जो हमने वीडियो डाला था, हम वो वीडियो सुना सकते हैं क्या पहले? मैं देखता हूँ ये वाला वीडियो। हाँ, एक छोटा सा आप सुनाए, उसके बाद प्रतिष्ठाय पे हम बड़ा मजेदार बात करने वाले हैं। मुझे लगता है ऑडिबल नहीं हो रहा है अभी। ऑडिबल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। हेलो डॉक्टर सचिन। जी सर। डॉक्टर सचिन, बिल्कुल जी सर। आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये वीडियो बंद करके डॉक्टर साहब को कंटिन्यू करवाओ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक सर। प्रज्ञान सर, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, हम साइनोसाइटिस वाली स्लाइड पे यहाँ से लेते हैं जी। साइनोसाइटिस में कैसे होता है कि कंप्लीट, मेरे पास साइनोसाइटिस के बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेशेंट डॉक्टर्स ने बोला है कि इनको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, हड्डी काटनी पड़ेगी, नेजल सेप्टल डिविएशन है, और इसको डायग्नोस करने के लिए हमें साथ में कुछ ना कुछ हेडेक रहेगा, लाइक फ्रंटल साइनोसाइटिस है, मैक्सिलरी है, इथनॉइड है, जो भी साइनोसाइटिस है उनको, क्योंकि ये हम दुष्ट प्रतिष्ठाय की बात कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जब पेशेंट बिल्कुल खराब कंडीशन में है, तीनों दोष उसके जो है वो दूषित हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं ऐसे पेशेंट के बारे में यहाँ पे ट्रीटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल से कंप्लीट नेजल ब्लॉकेज है। वो लोग नाक से सांस ले ही नहीं रहे, पूरी रात मुंह से सांस लेते हैं, पूरे दिन मुंह से सांस लेते हैं। और कई ऐसे पेशेंट जिनको 8-8, 4-4, 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं नाक के, और फिर भी उनको कंटिन्यूअस शिरशूल है, ज्वर है। और अगर हम नाड़ी परीक्षण करेंगे तो द्रुत गति है, बहुत विषम गति है और बहुत तेज है, ऐसा लगता है अब गए कि तब गए, इतनी खराब कंडीशन। और स्पर्श में वेदना है, नाक छुए तो बहुत पेन है, पूरी रेड है नाक, और नेजल सेप्टल डिविएशन है। जैसे अपने अखिलेश यादव जो यूपी के सीएम है, उनकी नाक भी थोड़ा सा डिविएटेड है मुझे लगता है। तो इस तरह के कंडीशन में जब पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि बहुत बड़े ईएनटी सर्जन ने बोला है कि ये तो तुम्हारी नेजल सेप्टल डिविएशन तो काट के ही सही करना पड़ेगा, और इतने सालों से तुम्हारी नाक बंद है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है, तो कैसे मैजिक हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में, और कैसे हम गारंटीड वो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। इसमें भी मैं आपको बोलूं, हम शुरू कर रहे हैं तो हम गोमूत्र से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गोमूत्र जो काम करेगा ना बॉस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, वो काम कोई भी नहीं करेगा। आपको क्या करना है, 120 ml गोमूत्र, मतलब 120 ml गोमूत्र में आपको शुभ्रा भस्म, जो फिटकरी की भस्म है, वो सिर्फ 1 ग्राम डाल के अच्छे से हिला के और वो बॉटल पेशेंट को दे दीजिए। अब ये बॉटल की कीमत जो है
ये मुश्किल से मुझे लगता है 10 रुपए होगी, और इसको आप 200-300 रुपए का दीजिए और पेशेंट को बोलिए कि ये तुम्हें आधा आधा चम्मच पानी में मिला के, रूह अफ़ज़ा में मिला के, या मिरिंडा में मिला के, माज़ा में, में, किसी चीज में मिला के पियो, और इसको पीने से 7 दिन 21 दिन के अंदर इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं सचिन सर साइनोसाइटिस के अंदर कि पेशेंट आपके पास सांस लेता हुआ ही आएगा 120 ml खत्म होने के पहले, क्या बात है, बहुत हो जाएगा पेशेंट। बहुत सुंदर। लेकिन प्रज्ञान सर, जो आप अनुपान बोल रहे हैं वो इतने वेरिएशन के साथ कैसे? ये बहुत अद्भुत चीज है। हाँ, क्योंकि गौमूत्र एक ऐसी चीज है जो दूध के अलावा, अगर आप दूध में डालोगे तो दूध फट सकता है, अगर शुद्ध दूध है देशी गाय का तो नहीं फटेगा, और कोई दूध है तो पानी मिला है, केमिकल इंजेक्शन गाय को लगा के और दूध निकाला तो जरूर दूध फटेगा। ठीक है। इसके क्योंकि गौमूत्र लोग पीना नहीं चाहते, लोगों को लगता है पता नहीं क्या पेशाब पी रहे, क्या पी रहे, ऐसा लगता है लोगों को। तो इसीलिए पेशेंट्स को हमें ना बहुत लिबरल होकर ऑप्शन देने हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मैं वही देख रहा हूँ कि हम मैं जितने बंदिश लगा रहा हूँ आप उतना फ्री कर रहे हो पेशेंट को। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ अल्कोहल के अलावा और किसी भी चीज में मिला के पियो, बहुत कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम नशा मुक्ति पे भी काम करते हैं, इसलिए अल्कोहल तो नहीं देना है जी। और इसके अलावा ये घी 20 ग्राम, हरिद्रा, अदरक, गुड़, ये भी बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, इनको भी मिला के आपको, लेकिन ये आपको पेशेंट के लिए पर डे बनाना पड़ेगा, ये रोज की मात्रा है, और सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम में आप देते हैं, बहुत अच्छे साइनोसाइटिस में रिजल्ट आपको 3-4 दिन में मिलते हैं इससे। ठीक है। और कफ चिंतामणि रस, ये एक बहुत अच्छी दवा है जिसको मैं प्रयोग करता हूँ, ये 2-2 रत्ती दिन में 2 बार, अदरक और मधु इसके साथ देना चाहिए, और लंच और डिनर के बाद देना है, इसको ब्रेकफास्ट के बाद नहीं देना, लंच और डिनर के बाद देने का, ये बड़ा अच्छा काम करती है साइनोसाइटिस में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुष्कर मूल अगर आपको असली मिल जाए, अगर आपको अच्छा वाला पुष्कर मूल मिलता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पुष्कर मूल सिर्फ 1 चम्मच आपको एक ही बार रात में देना है, और अगले दिन पेशेंट की नाक बिल्कुल खुली हुई रहेगी, चाहे कितने सालों से उसकी नाक बंद हो। इतना चमत्कारी काम पुष्कर मूल का सचिन भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लेकिन 90% पुष्कर मूल मार्केट में नकली मिलता है, वो लोग कभी निर्गुंडी की जड़ें दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं उठा के, ये दुख की बात है। लेकिन अगर आपको अच्छा पुष्कर मूल मिले तो बस 1 चम्मच एक रात देना है, और इसको आप फिर रैंडमली 3 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, ऐसे आप देते रहिए पेशेंट को, और वो एक जो मात्रा है उसको बहुत अच्छे से पैक करके कम से कम 100 रुपए की एक डोज दीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, नस्से का बहुत अच्छा उपयोग है, हमने ये कुछ एक तरह के नस्से जो है ये रैंडमली साइनोसाइटिस के पेशेंट्स पे हम देते हैं, और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मैंने आपके सामने इसको बहुत ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे षडबिंदु तेल अकेला आप डालेंगे ना तो साइनस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको स्वर्णक्षीरी स्वरस के साथ उसको आप पाक कर दें, जैसे अभी गर्मी के मौसम में स्वर्णक्षीरी आपके घर के चारों तरफ आपको मिलेगी, आप तोड़ कर लाइए और लाके उसकी जड़ों को थोड़ा क्रश करके मिक्सी में घुमा दीजिए, और घुमा के आप उसका रस निकालिए। षडबिंदु तेल अगर हम लेते हैं 10 ml, तो स्वर्णक्षीरी स्वरस आपको लेना है 40 ml, 4 गुना, और उसका पाक करके 2-2 बूंद नाक में दिन में 4, 5, 6 बार तक डालने को बोलिए। ये प्रतिमर्श नस्से है जिसको आयुर्वेद में लिखा है कि आप ब्रश करने के बाद 2 बूंद डाल लीजिए, नहाने के बाद डालिए, नाश्ते के बाद, दिन भर हर 1-2 घंटे में आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छे इसके स्वर्णक्षीरी के साथ तो बड़े मैजिक। स्वर्णक्षीरी एक्चुअली है ना स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी रखता है सचिन भाई, तो ये पहले दिन से पेशेंट को लगता है कि अरे ये तो एकदम खुल गई नाक हमारी। बहुत सुंदर। इसी तरह से आंकड़े का जो पेड़ होता है उसमें जो पीला पत्ता है, पीला पत्ता कैसे, जो पीले पत्ते को हम हाथ में पकड़े और बिना प्रयास के वो हाथ में आ जाए, जो बिना आसानी से टूट जाए, हाँ आसानी से टूट जाए। आसानी से टूटने वाले पीले पत्ते के पीछे दूध नहीं निकलेगा, और जो थोड़ा प्रयास से तोड़ना पड़ेगा उसमें दूध निकलेगा। तो इसमें बिना दूध निकलने वाला हम पीला पत्ता लें और उसका रस निकाल के 2-2 बूंद नाक में डालें, तो ये भी 3-4 दिन में बहुत अच्छा करता है जीर्ण दुष्ट प्रतिष्ठाय के पेशेंट को। इसी तरह से षडबिंदु तेल और एरंड तेल, ये बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन सचिन भाई पुराने वैद्य बताया, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन। कफ का भी निस्सरण होगा और वायु भी अपनी सामान्य स्थिति में आएगी। एरंड तेल का नासागत प्रयोग में भी पहली बार देख रहा हूँ, जैसा आपने अभी शो किया। जी बिल्कुल। और ये प्रयोग केश से भी है बहुत अच्छा, और नेत्र प्रसादक भी, ऐसे पुराने वैद्यों ने लिखा है किताबों में एरंड तेल और षडबिंदु तेल को हम बहुत उपयोग करते हैं, बड़ा चमत्कारी। इसी तरह से केसर घृत का मैं आपको प्रयोग बताऊं कि आप लीजिए
100 ml देशी गाय का घी लीजिए और उसको गर्म करिए, और गर्म करके करीब 20 केसर के जो तंतु हैं उनको लेके घी में उंगली डुबो के और घी में मसल दीजिए अच्छे हाथ से। बस ये आपका केसर घृत तैयार हो गया। इसमें कोई पाक आपको केसर का करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्म घी में मसलना है केसर को, और इसको आप भर के रख लीजिए। इसको छानने की जरूरत नहीं, 2-3 दिन में केसर पूरी अपने आप डिजोल्व हो जाएगी घी में, और बहुत अच्छा खुशबूदार रॉयल आपको नशे मिलेगा इसमें। और इसको आप बॉटल में भर के 2-2 बूंद दिन में 5-6 बार डालिए नाक में। डे 1 से पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से मरुआ तुलसी का एक हमें बहुत जगह सड़क के किनारे लगी हुई मिलती है, इसमें भी कपूर डाल के, कपूर कितना डालना है तो मरुआ तुलसी का रस निकाल के, अगर आप 1 चम्मच रस निकालते हैं तो उसमें आपको राई के बराबर जो कपूर है उसको मसल के घोलना है। और अगर नवीन प्रतिशाय है तो 1 हफ्ते में ठीक होता है, और अगर दुष्ट प्रतिशाय, जीर्ण प्रतिशाय है तो 2 हफ्ते में ठीक होता है। इसका ड्यूरेशन लिखा है पुराने वैद्यों ने अपने ग्रंथों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ कि आपने 1 वीक और 2 वीक का मेंशन किया है यहाँ पे नवीन और जीर्ण में। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हम आगे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है दुष्ट प्रतिशाय में नेजल पॉलिप भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और नेजल पॉलिप आते ही हमारे वैद्य बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला है तो काटना ही पड़ेगा। हमें भी कॉलेज में यही पढ़ाया कि तो काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि बहुत आसानी से ठीक होने वाली एक नेजल पॉलिप की एक कंडीशन हमारे सामने आती है, और इसको आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि ये मैं ठीक कर दूंगा। और सर्जन ने कितने पैसे बोले? 25,000, ठीक है मैं 5,000 रुपए लूंगा और मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे आप गारंटी लेके और उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। आपको क्या करना है, भल्लाता का एक फल लेना है, और भल्लाता के फल को गैस पे गर्म करना है, और गर्म करके आगे से काटना है। काट के एक सुई लीजिए अपने हाथ में, नीडल लीजिए, और जो भल्लाता का तेल, जैसे आप काटेंगे तो भल्लाता का काला तेल निकलेगा उसमें से, उसको आप सुई की नोक पे लगाइए और पेशेंट को लिटा के और उसके सीधा आपका हाँ ऑडिबल है, ऑडिबल है। हाँ, सुई की नोक से आपको वो तेल लगाना है, और ये आपको आज लगाए तो फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, ऐसे आपको मुश्किल से 3 या 4 सिटिंग सचिन भाई लेनी पड़ेगी, और वो पूरे श्रिंक होके पूरा गायब हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा प्रयोग है। ये तो आपने सर्जरी कर दी पूरी की पूरी पेशेंट की। बहुत सुंदर। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी तो है हम लोग। हाँ सर्जरी तो है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसी तरह से मूषक तेल जो ये चूहे का तेल होता है, अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें महाराष्ट्र में कई कंपनियां बनाती हैं, वो हम लेके लगा सकते हैं। शिखरी तेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये अपा मार्ग की जो शिखा है, ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं उनको काट के और तेल में पकाया हुआ ये शिखरी तेल होता है, अपा मार्ग का तेल। ये भी बहुत अच्छा काम करता है नेजल पॉलिप्स पे। गुड़ और अदरक समान मात्रा में मिला के इसका भी नस्से देते हैं, तीक्ष्ण नस्से होता है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको आते हैं। और पहले दिन तो पेशेंट को आपको प्रथमन नस्य देना ही है। सीधा आपको 6 अंगुल का एक अपना पेपर का रोल बनाइए, एक तरफ त्रिकटु रखिए या वचा रखिए, और दूसरे से फूंक दीजिए। पेशेंट बिल्कुल तमतमाता वो उठेगा, आपके ऊपर हो सकता है थोड़ा चिल्लाए भी, लेकिन 1 घंटे उसको बाहर बिठा के रखिए, पूरा कफ निकलता रहेगा, और 1 घंटे में वो बहुत दिनों के बाद पहली बार दोनों नाक खुली हुई महसूस करेगा। तो प्रथमन नस्य का भी बहुत अच्छा प्रयोग हमको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगली स्लाइड हम ये, हाँ, इन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम दुष्ट प्रतिशाय में प्रैक्टिस करते हैं वो हम धूमपान करते हैं। ये हमारे क्लिनिक की सुपर स्पेशलिटी है। वैसे तो धूमवर्ती का जो प्रयोग है वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन, अष्टांग हृदय में आवाज आ रही है? जी आ रही है, ऑडिबल है, ऑडिबल। बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन धूमवर्ती बनाने के, समय कम है चूंकि इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। धूमवर्ती बनाने के बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन अष्टांग हृदय में है, और वो अपने वैद्य पश्चिम बरंट सर भी बहुत अच्छी धूमवर्ती बनाते हैं, और हम सब वैद्य उनसे मंगाते भी हैं। अगर हम खुद बनाने में आलस करते हैं जब, तो करते ही मंगाते हैं। और अगर आपको धूमवर्ती ना मिले तो अपामार्ग की जड़, जो भी पौधों में क्षार की मात्रा बहुत अच्छी होती है, कटिंग प्रॉपर्टी जिनमें है, वो सारे पौधों की लकड़ी का आप धूम यंत्र बना के और धूमपान करा सकते हैं। कैसे बनेगा? जैसे मैं यहाँ पर ये लकड़ी लेकर बैठा हूँ, ये अग्निमंथा है। अग्निमंथा में बहुत तीक्ष्ण क्षार होता है, और ये अंदर से पोली होती है, बिल्कुल हमारे धूमवर्ती की तरह। तो इसको यहाँ से काटना है, काट के एक तरफ से जलाना है,
और एग्जैक्टली राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से खींचना है धुएं को, मुंह से छोड़ना है 3-3 बार दोनों नाक से, 3 बार मुंह से खींच के मुंह से छोड़ना है। इस तरह से आप अपामार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, आंकड़े की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, एरंड मूल की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंटकारी के फल का भी इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और ये अग्निमंथा का मैंने आपको उदाहरण बताया। इसी तरह सुरंजन, जो अपने सुरजने की फली घरों में हमारे सब्जी बनती है, उसमें जो एकाध फली मम्मी को अच्छी नहीं लगती वो निकाल देती है, बस वही अपने काम की है। उसको काट के बीज निकालिए और उसका धूमपान करिए, और बहुत ऐसा लगेगा। ये धूमपान ऐसा है कि अगर आप दिन में 3 से 4 बार सचिन भाई कराते हैं मरीज को, जी, तो डे 1 से मैंने जो पेशेंट का वीडियो आपसे शेयर करने वाला था, क्योंकि आवाज नहीं आई जी, उन पेशेंट को हमने इन्हीं में से अलग अलग लकड़ियों से बदल बदल के धूमपान कराया दिन में 3 से 4 बार, और उनको 10 साल से कंप्लीट नेजल ब्लॉकेज था, एब्सोल्यूट नेजल डिविएशन था। 3-4 दिन के बाद में वो पेशेंट बोले कि मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, और 10-20 1 महीने के बाद में वो बोले कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, एंड ही वाज स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू सर्जरी बाय ईएनटी सर्जन, और वो 1 महीने में कंप्लीटली ठीक हो गए। और आज इन्होंने ये वीडियो अपना 3 साल बाद हमको बोला है कि यार मैं वीडियो दे दूंगा अपना, तुम डालो, मैं 3 साल से बिल्कुल ठीक हूँ, और 10 साल से बात बनती है उनकी। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे और अच्छे प्रयोग मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस के, अपने अनुभव के बताने की कोशिश की। आप इनका बहुत अच्छे से प्रयोग करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिष्ठाएं और तमक श्वास को ठीक करिए। और बिल्कुल पेशेंट को गारंटी नहीं देना है, लेकिन अपने मन में गारंटी रखिए। और जब आप पेशेंट को अच्छे से ठीक करना जानते हैं किसी बीमारी को, तो आपके मन में बिल्कुल डर नहीं होता वो पेशेंट देख के, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं। भगवान धन्वंतरी का नाम लेके आप शुरू करिए, भगवान शिव का, महाकाल का नाम लेके आप शुरू करिए, क्योंकि वो वैद्यनाथ है और उनके आशीर्वाद से ही ये सारे ग्रंथ हम तक पहुंचे, ये सारा ज्ञान हम तक पहुंचा है। और पूरे कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे इन सारी बीमारियों को हम पूरी ताकत के साथ जीत सकते हैं, और पूरी ताकत के साथ जीत रहे हैं। और आप भी ये सारे फॉर्मुलेशन को अपनी प्रैक्टिस में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।